मित्रों नमस्कार। मैं केपी पांडे एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ कुछ नई घटनाओं की समसामयिक जानकारी लेकर। आज हम आपसे बात कर रहे हैं 6 ऐसे राजनेताओं के बारे में जो हीरो से जीरो बनने की ओर या तो अग्रसर हैं या अब बन चुके हैं। अभी तत्काल में जो चुनाव हुआ था राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश का, उस चुनाव में तीनों राज्यों के दो दो नेताओं के बारे में हम चर्चा करेंगे जिनका राजनीतिक करियर लगभग अब समाप्त हो चुका है। सबसे पहले हम शुरू करते हैं राजस्थान को लेकर। तो राजस्थान में कांग्रेस के सबसे बड़े नेता जो थे या अभी भी मान सकते हैं कि हैं, वो है आदरणीय अशोक गहलोत जी। राजस्थान के निवर्तमान मुख्यमंत्री भी थे। चुनाव हारने के बाद वहां भारतीय जनता पार्टी का शासन आया, तो अब वहां पर भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री है और अशोक गहलोत चूंकि कांग्रेस से थे और हार गए थी कांग्रेस, तो फिलहाल वो अब वहां मुख्यमंत्री नहीं है। और केवल मुख्यमंत्री नहीं है, उनका राजनीतिक भविष्य भी अब मुझे लगता है कि लगभग समाप्त हो चुका है। अब आप बोल सकते हो कि ऐसा क्यों? तो उसका सीधा सा रीजन है क्योंकि राजस्थान में कांग्रेस ने अशोक गहलोत के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा था और यह स्वघोषित था कि यदि कांग्रेस वहां जीतती है तो अशोक गहलोत ही राजस्थान के दोबारा मुख्यमंत्री बनेंगे। वैसे भी कहा जाता है कि अशोक गहलोत तो जादूगर राजनेता है और आप जानते हो कि जादूगर कुछ भी कर सकता है। अगर राजस्थान में कांग्रेस जीत जाती तो अशोक गहलोत की ये हैट्रिक होती, और क्योंकि वो अब हैट्रिक लगाने से चूक गए हैं, हार गए हैं, इसलिए अब मुझे लगता है कि वो शायद 5 साल बाद अब दोबारा उठना उनके लिए मुश्किल है। अब आ जाते हैं यहां पर थोड़ा सा ये जानने के लिए कि आखिर अशोक गहलोत पर कांग्रेस ने इतना भरोसा क्यों किया था। तो उसके कई रीजन हैं, कई कारण हैं। उसमें से एक सबसे बड़ा कारण ये है कि जो कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस पार्टी के फंड के 3 प्रमुख स्रोत थे। पहला स्रोत था अशोक गहलोत जी, दूसरा छत्तीसगढ़ के भूपेश बघेल और तीसरा कर्नाटक में डीके शिव कुमार। तो चूंकि किसी भी पार्टी को चलाने के लिए फंड की आवश्यकता होती है और फंड का जो अरेंजमेंट है वो अशोक गहलोत जी अच्छे से कर रहे थे, इसलिए कांग्रेस पार्टी ने उन पर पूरा भरोसा भी दिखाया। और भरोसा ही नहीं दिखाया बल्कि मैं तो बोलूंगा कि एक युवा नेता सचिन पायलट जैसे व्यक्ति को साइड लाइन करके अशोक गहलोत को ज्यादा तरजीह दी। लेकिन अशोक गहलोत कांग्रेस के उस निर्णय पर खरे नहीं उतरे और कांग्रेस पार्टी वहां चुनाव हार गई। और चुनाव हारने के साथ ही उनकी राजनीतिक जो यात्रा थी वो भी लगभग अब समाप्त हो चुकी है। अब ये तो अलग बात है कि कांग्रेस में अभी तक हार की समीक्षा भी नहीं हुई, और अगर अंदर खाने समीक्षा हुई भी होगी तो उसका रिजल्ट अभी तक बाहर नहीं आया, क्योंकि हार का ना तो किसी को जिम्मेदार ठहराया गया है, ना किसी को पदमुक्त किया गया है, ना निष्कासित किया गया है, ना कोई किसी जिम्मेदारी से हटाया गया है। तो जो पहले चुनाव से पहले जैसे कांग्रेस चल रही थी आज भी वैसी ही चल रही है। दूसरे राजनेता है राजस्थान के ही सचिन पायलट। सचिन पायलट युवा हैं, जोशीले हैं, लेकिन इनकी भी राजनीतिक विरासत में गिरावट लगातार जारी है। 2018 के राजस्थान इलेक्शन में सचिन पायलट ने अच्छी मेहनत की। वो राजस्थान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी थे और उन्होंने अच्छी मेहनत की और कांग्रेस को जीत भी दिलवाई। और क्योंकि उनकी मेहनत की वजह से कांग्रेस जीती थी, इसलिए उन्हें राजस्थान के मुख्यमंत्री पद का प्रबल दावेदार माना जाता था। लेकिन अशोक गहलोत के जादू के आगे इनकी मेहनत बेकार गई और अंत में निर्णय क्या निकला कि अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बने और सचिन पायलट को इंतजार करने के लिए कहा गया। लेकिन इंतजार की भी एक सीमा होती है, जब वो सीमा समाप्त हो गई तो सचिन पायलट ने कांग्रेस से बगावत कर दी और अपने कुछ विधायकों के साथ, लगभग 20 विधायकों के साथ, वो कांग्रेस पार्टी से नाराज होकर किसी होटल में जाके ठहर गए और सरकार को गिराने का पूरा प्रयास किया। लेकिन उनके पास विधायकों की संख्या उतनी नहीं थी कि सरकार को गिराया जा सके, इसलिए सरकार नहीं गिरी और अशोक गहलोत की सरकार यथावत बनी रही। और चूंकि हालांकि ये माना जाता है कि सचिन पायलट प्रियंका गांधी के करीबी हैं, लेकिन सचिन पायलट ने जो बगावत की, कांग्रेस में जो बगावत की, इससे उनके कांग्रेस पार्टी के प्रति स्वामी भक्ति में कमी देखी जाती है। और दूसरे भी जो राजनेता हैं वो शायद इस चीज को नहीं भूलेंगे। मतलब इनकी विश्वसनीयता कांग्रेस में समाप्त हो गई और इस बार के चुनाव में उनके क्षेत्र में भी करारी हार का सामना करना पड़ा। एक चीज। दूसरा, अशोक गहलोत ये शुरू से ही चाहते थे कि सचिन पायलट का राजनीतिक करियर तहस नहस हो जाए, बर्बाद हो जाए।
और उसको बर्बाद करने के लिए उन्होंने पूरी कोशिश भी की। वो तो यहां तक सोच गए थे कि कांग्रेस जीते या हारे, लेकिन सचिन पायलट का राजनीतिक भविष्य उज्जवल नहीं होना चाहिए, और हुआ भी वही। सचिन पायलट और अशोक गहलोत आपस में ही लड़ते रहे, और कहावत है कि आपस में लड़ोगे तो गैरों का भला होगा। तो कांग्रेस के अंदरूनी लड़ाई की वजह से भारतीय जनता पार्टी वहां अच्छे अंकों से विजय प्राप्त की। तो दो हो गए आपके राजस्थान से, और तीसरे अब आते हैं मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस के तीसरे नेता हैं जिनका राजनीतिक करियर हम मानते हैं कि अब समाप्त हो गया, वो है कमलनाथ। जी हाँ, कमलनाथ जो अभी तक कांग्रेस पार्टी में मध्य प्रदेश के सर्वे सर्वा थे, प्रदेश अध्यक्ष अभी भी, हालांकि प्रदेश अध्यक्ष थे। प्रदेश अध्यक्ष के साथ साथ वो मुख्यमंत्री पद के प्रबल दावेदार थे, या बल्कि मैं ये कहूं कि वो इकलौते दावेदार थे कि अगर कांग्रेस जीतती तो वही मुख्यमंत्री पद के दावेदार होते। और उनके नेतृत्व में ही कांग्रेस ने मध्य प्रदेश का चुनाव लड़ा, और जैसे जोर शोर से चुनाव लड़ा वैसे जोर शोर से इनको पराजय की भी मुंह देखनी पड़ी। अब उनकी उम्र इतनी नहीं रह गई कि 5 साल बाद वो सत्ता को संभालेंगे और कांग्रेस को पुनः आगे की ओर ले जाएंगे। तो मैं यही मानता हूं कि अब कमलनाथ जी का भी राजनीतिक करियर ढलान पर है, और अब उनका जो सफर है राजनीति का वो लगभग समाप्त है। अब वो उठ के दोबारा अपने जोशीले अंदाजों में नहीं जा सकते। तो कमलनाथ का करियर समाप्त। और राजस्थान मध्य प्रदेश से ही दूसरे नेता हैं दिग्विजय सिंह, जिन्हें दिग्गी राजा भी कहा जाता है। हालांकि वो भारत के कांग्रेस के पार्टी के जो वर्किंग कमेटी होती है कार्यकर्ताओं की, उसके वो बड़े नेता हैं और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी थे। लेकिन एक तो उनका उम्र का ढलान, और दूसरा हिंदू धर्म के प्रति उनकी घृणा, नफरत, ये दो ऐसी चीजें हैं जिससे मैं मानता हूं कि अब वो भी अपने राजनीतिक करियर में चमक नहीं ला पाएंगे। उनका भी समय समाप्त प्राय ही मान के चलते हैं, क्योंकि दिग्विजय सिंह जब सत्ता संभाले थे तो उनके सत्ता के समय इतनी सत्ता विरोधी भावना पैदा हो गई, भ्रष्टाचार से, करप्शन से, गुंडागर्दी से, यहां तक कि इनको मुख्यमंत्री को मिस्टर बंटाधार कहा जाता था। आपको याद हो ना हो, लेकिन इनका जो नाम था दिग्विजय सिंह को, तो चीफ मिनिस्टर बंटाधार के नाम से भी मध्य प्रदेश में इनको जाना जाता था। और आज तक वो ऐसी छवि बन गई है कि उस छवि से आगे नहीं आ पाए। और रही सही कसर जो बची हुई थी, वो इन्होंने अपने हिंदू विरोधी छवियों से और अपनी स्वयं की तो छवि समाप्त किए ही, कांग्रेस पार्टी का भी बंटाधार कर दिया। तो ये मान के चलिए कि अब दिग्विजय सिंह का भी कैरियर लगभग समाप्त है। अब वो राजनीतिक विषाद पर अपने तुरुप के इक्के नहीं चल सकते। अब आ जाते हैं छत्तीसगढ़ में। तो छत्तीसगढ़ में आप तो जानते ही हैं सरगुजा के महाराजा टीएस सिंहदेव, जिन्हें टीएस बाबा भी कहा जाता है, वो छत्तीसगढ़ के निवर्तमान उप मुख्यमंत्री भी हैं थे। कांग्रेस पार्टी में वो मुख्यमंत्री बने, हालांकि कुछ दिनों के लिए ही मान के चलिए बने, कुछ लास्ट में, लेकिन उप मुख्यमंत्री पद तो उनको मिल ही गया। और वो उप मुख्यमंत्री बनने के बाद स्वयं ही अपनी खींच निकालते हुए कहा था कि उप मुख्यमंत्री पद सिर्फ पद के लिए होता है, कुछ पावर तो मिलती नहीं, उप मुख्यमंत्री का कोई पावर रहता नहीं है। इनकी भी कहानी यही है कि 2018 में जब कांग्रेस छत्तीसगढ़ में चुनाव जीती तो इन्होंने अच्छी मेहनत की थी, और इतना ही नहीं, सरगुजा अंबिकापुर क्षेत्र की 14 सीटें जो है, पूरी की पूरी सीटें कांग्रेस ने 2018 में जीती थी, और उसका पूरा श्रेय इन्हीं को दिया जाता था, टीएस बाबा। तो सरगुजा अंबिकापुर क्षेत्र में इनका अच्छा खासा वर्चस्व रहा। हालांकि इस बार कांग्रेस यहाँ बुरी तरह से हारी, छत्तीसगढ़ में भी हारी, अंबिकापुर सरगुजा बेल्ट में भी बुरी तरह से हारी, और टीएस सिंहदेव स्वयं अपना चुनाव हार गए। आज की डेट में वो, जो कि कभी मुख्यमंत्री के दावेदार थे, आज विधायक भी नहीं है, हारे हुए विधायकी का चुनाव लड़े और हार गए। और छत्तीसगढ़ के धन्ना सेठों में, कुबेरों में इनकी गिनती की जाती है, और ये अंबिकापुर रियासत के, सरगुजा रियासत के महाराजा हैं। हालांकि राजवंश तो अब नहीं रहा, लेकिन फिर भी वो परिपाटी चली आ रही है, वहां के इनको राजा माना जाता है। तो इनका भी उम्र के ढलान पर मैं यही मानता हूं कि इनकी अभी राजनीतिक विरासत अब नहीं चल सकती। ये मान के चलो कि इनका भी राजनीतिक जो सफर है, राजनीतिक यात्रा जो है, वो रुक चुकी है, अब आगे नहीं बढ़ने वाली है। 5 साल के बाद इनका भी स्वास्थ्य कारणों से, उम्र के कारणों से, और छत्तीसगढ़ कांग्रेस की गुटबाजियों की वजह से मुझे नहीं लगता कि ये आगे कुछ भी कर पाएंगे। छत्तीसगढ़ में ही मैं एक और नाम लेना चाहता हूं, वो है श्रीमान भूपेश बघेल जी। ये
जो आपको बोला था कि 6 नेताओं के बारे में बात करेंगे, उसमें से एक नाम ये भी है, श्रीमान भूपेश बघेल। अब आप बोल सकते हैं कि भूपेश बघेल तो कांग्रेस के बड़े विश्वसनीय हैं, कांग्रेस के फंडिंग के सबसे बड़े स्रोत हैं और अभी युवा भी हैं, तो फिर इनकी राजनीतिक करियर कैसे समाप्त हो सकती है? कहने को आप कुछ भी कहिए, लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के सबसे बड़े नायक थे, और इतने बड़े नायक थे कि छत्तीसगढ़ कांग्रेस का देश के किसी भी प्रांत में चुनाव होता था तो वहां ये सबसे पहले जाते थे, चुनाव प्रचार में हिस्सा लेते थे और कांग्रेस के बड़े नेताओं के रूप में वहां पर स्थापित किए जाते थे। लेकिन हुआ क्या कि ये स्वयं अपना राज्य नहीं संभाल सके। मैं ये नहीं कह सकता इन्होंने काम अच्छा किया, गलत किया, जो भी किया, लेकिन इनकी जो छाई बन गई थी वो भ्रष्टाचार के राजा की बन गई थी। इतना भ्रष्टाचार छत्तीसगढ़ में किए, इतना भ्रष्टाचार किए, और लास्ट में चुनाव के समय आपने सबने सुना होगा महादेव ऐप घोटाला। नरेंद्र मोदी ने स्वयं कहा था कि उन्होंने महादेव तक को भी नहीं छोड़ा। तो महादेव ऐप घोटाला जो इनका था वो इनको लेड हुआ। और दूसरा ये कहा जाता था कि छत्तीसगढ़ भूपेश बघेल के शासनकाल में कांग्रेस का एटीएम था, और ये सच भी है, क्योंकि जहां कहीं भी चुनाव होता था ये गठरी, पैसे की गठरी लेके जाते थे, वहां चुनाव कांग्रेस इन्हीं के पैसे से लड़ती थी। लेकिन करप्शन का माया जाल इन्होंने ऐसा फैलाया कि पूरी कांग्रेस समाप्त हो गई, बुरी तरह से हार गई। इतना ही नहीं, अब इनके खिलाफ अगर भ्रष्टाचार के जांच होंगे तो वो दिन दूर नहीं जो इनको जेल भी जाना पड़ सकता है। हालांकि ये गांधी परिवार के बहुत करीबी हैं और गांधी परिवार के कृपा पात्र भी हैं, क्योंकि जब भूपेश बघेल और टी एस सिंहदेव का मुख्यमंत्री के लिए 2.5 साल बाद झगड़ा हुआ था कि 2.5 साल बाद टी एस सिंहदेव बनेंगे मुख्यमंत्री, तो गांधी परिवार के हस्तक्षेप की वजह से ही इनकी कुर्सी बच गई थी। और तभी से गांधी परिवार के प्रति स्वाभिभक्ति दिखाते हुए इन्होंने छत्तीसगढ़ के पूरे खजाने को गांधी परिवार के लिए ही न्यौछावर कर दिया था, और वही सबसे बड़ा इनके हार का कारण बना। 2 कारण थे, पहला सत्ता के नशे में ये चूर थे, और दूसरा भ्रष्टाचार छत्तीसगढ़ में चरम पर था इनके शासनकाल में। महादेव ऐप घोटाला बहुत कोई साधारण घोटाला नहीं है, अभी इसकी जांच प्रथम चरण में चल रही है। महादेव घोटाले में यह कहा जाता है कि दाऊद के भाई का भी इसमें हाथ है, यानी महादेव घोटाले का जो लिंक है इसका तार दाऊद इब्राहिम के भाई से भी मिल रहा है। तो समझ सकते हैं कि महादेव घोटाला आगे चल के कितना बड़ा घोटाला बनने वाला है, और ये इतना बड़ा घोटाला है कि इसमें भूपेश बघेल जेल भी जा सकते हैं अगर इसकी अच्छे से गहन जांच की गई तो आज हमने आपको कांग्रेस के 6 ऐसे नेताओं के बारे में बताया जिनका राजनीतिक करियर मेरी तरफ से तो मान के चलो कि समाप्त हो चुका है, क्योंकि अब चुनाव अगले 5 साल बाद होगा, और 5 साल बाद ये कहाँ रहेंगे आप खुद खोजते रह जाओगे, क्योंकि कांग्रेस अगर को भी नई पीढ़ी तैयार करनी पड़ेगी, और इनके बल पर तो चुनाव अब न लड़े जा सकते हैं न जीते जा सकते हैं। तो आज तक के लिए इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए नमस्कार। आपसे आग्रह है मेरा ये चैनल लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और देखिए। धन्यवाद।